हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीसीप के लीडिंग क्वेश्चंस देखेंगे। ये लीडिंग क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। एक पार्ट मैंने पहले ही बनाया था, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा और ज्वाइन करके आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट द फर्स्ट स्टेज द स्पेसिमेन गोज थ्रू इज नोन एज द। तो जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं उसमें पहला स्टेज जिससे कि वो मटेरियल गुजरता है उसका क्या नाम होता है? प्लास्टिक स्टेज, इलास्टिक स्टेज, डिफॉर्म स्टेज या अल्टीमेट टेंसाइल स्टेज, यूटीएस स्टेज। और इसी के साथ जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A, वो है विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन मतलब हमारा ये वाला क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर, जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा वो what is reached at the end of this stage। मतलब जो करेक्ट आंसर है उस करेक्ट आंसर के एंड में, जो करेक्ट आंसर वाला जो स्टेज है उस स्टेज के एंड में कौन सा स्टेज फिर पहुंचता है, तो ये हमें जानना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे कि ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट में जो पहला स्टेज होता है वो कौन सा स्टेज होता है। देखिए, ट्रांसवर्स टेंसाइल स्टेज में टेस्ट में ये एक ग्राफ बनता है। मटेरियल जिस जिस स्टेज से गुजरता है वो एक ग्राफ बनता है। जो पहला स्टेज आता है वो इलास्टिक स्टेज होता है। देखिए 0 to A जो ऑरेंज कलर में शो किया गया है, ये एक इलास्टिक स्टेज है। इलास्टिक स्टेज के अंदर क्या होता है कि मटेरियल को जब पुल करते हैं तो मटेरियल अगर इसके अंदर मटेरियल का हम लोड छोड़ देंगे तो मटेरियल अपना शेप रीगेन कर लेगा, मतलब फिर से वापस उसी शेप में आ जाएगा। वो इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसके बाद के जो स्टेज होते हैं वो प्लास्टिसिटी वाले स्टेज होते हैं। मतलब मटेरियल को हम पुल करेंगे लेकिन जब लोड हम छोड़ेंगे तो मटेरियल अपने शेप में नहीं आएगा, वो प्लास्टिसिटी हो जाता है। तो जिस स्टेज जो फर्स्ट स्टेज होगा वो इलास्टिक स्टेज होगा। इसके अंदर मटेरियल को जब हम पुल करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस देके, तो मटेरियल का शेप स्ट्रेस देने से चेंज तो होगा, लेकिन जैसे ही हम लोड को छोड़ेंगे मटेरियल अपना शेप फिर से रीगेन कर लेगा, अपना जो एक्चुअल ओरिजिनल शेप है वो रीगेन कर लेगा। तो हमारा इसका आंसर होगा इलास्टिक स्टेज। इलास्टिक स्टेज में जो है मटेरियल अपना शेप रीगेन कर लेता है और ये यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का पहला स्टेज होता है, इलास्टिक स्टेज। देखिए एक बार ये इस कर्व को देख लीजिए। ये कर्व जो है आप मैंने अपने वेबसाइट weldingandidity.com से लिया है। weldingandidity.com पे मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के अंदर। तो देखिए ये आपका 0 to A जो है ये इलास्टिक स्टेज है, उसके बाद प्लास्टिसिटी बिगिन हो जाता है। ए के बाद जो होता है मटेरियल में इल्डिंग स्टार्ट होता है। मतलब इल्डिंग का मतलब मटेरियल पे जो अगर हमने जो लोड दिया है वो लोड अगर छोड़ेंगे तो मटेरियल अपना एक्चुअल शेप नहीं लेगा, मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ए के बाद ए तक अपना शेप ले लेगा जो कि इलास्टिक स्टेज है। उसके बाद वो इल्डिंग शुरू हो जाता है मटेरियल में, तो इसके बाद ये इल्डिंग होता है। और ये जो डी है ये मैक्सिमम लोड है जो कि मटेरियल सस्टेन करता है, इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है जो कि मटेरियल सस्टेन करता है। उसके बाद मटेरियल फिर फेल हो जाता है, यहाँ नेकिंग शुरू होता है और यहाँ पे आके मटेरियल फेल हो जाता है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल सस्टेन करता है उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं और ये ग्राफ में टॉप पे होता है। तो अब क्वेश्चन 1A देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? इलास्टिक स्टेज। तो विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर दैट इज इलास्टिक स्टेज, व्हाट इज रीच्ड एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। अब इलास्टिक स्टेज खत्म होता है तो नेक्स्ट स्टेज कौन सा शुरू होता है, ये क्वेश्चन है। जो इलास्टिक स्टेज खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज शुरू होगा, 4 ऑप्शन दिए गए, यूटीएस, फेलियर, यील्डिंग और नेकिंग। तो इसमें से जो यील्ड है वो सबसे अप्रोप्रिएट है। देखिए इसके बाद क्या है, यील्डिंग शुरू हो जाता है, यील्ड आ जाता है। यील्डिंग मतलब मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, अपना शेप रीगेन नहीं करेगा। जो अदर ऑप्शंस दिए गए जैसे यूटीएस, यूटीएस लेटर होता है, मतलब यूटीएस काफी आगे जाके जो डी ऑप्शन है, जो डी है वो आपका यूटीएस है, मतलब यूटीएस बाद में होगा। इलास्टिक स्टेज खत्म होने के बाद तुरंत यील्डिंग शुरू होता है। फेलियर, फेलियर लास्ट में होता है। और नेकिंग, नेकिंग आपको ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जब पहुंचता है उस समय नेकिंग शुरू होता है, मतलब मटेरियल में थोड़ा सा नेक बन जाता है और वहां से फिर और लोड देते हैं तो फिर ब्रेक हो जाता है मटेरियल। तो जो हमारा दूसरे का ऑप्शन होगा यील्ड, जहां से इलास्टिक स्टेज के बाद यील्डिंग शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी, यील्ड। यहाँ लिखा भी है, देखिए इलास्टिक स्टेज इज द इनिशियल स्टेज वेयर द स्पेसिमेन डिफॉर्म्स इलास्टिकली।
जो मटेरियल आपका इलास्टिकली डिफॉर्म होता है, मीनिंग इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपने ओरिजिनल शेप पे रिटर्न हो जाएगा जब हम लोड को रिमूव कर देंगे। प्लास्टिक स्टेज में क्या होता है, मटेरियल अकर्स, दिस स्टेज अकर्स आफ्टर द इलास्टिक स्टेज, इलास्टिक स्टेज के बाद प्लास्टिक स्टेज आता है, वेयर मटेरियल डिफॉर्मेशन बिगिंस, मटेरियल का डिफॉर्मेशन बिगिन हो जाता है, मतलब अगर हम लोड को रिमूव करेंगे तो मटेरियल अपना एक्चुअल शेप नहीं लेगा। डिफॉर्म्ड स्टेज जो ऑप्शन था वो कोई डिफॉर्म्ड स्टेज कोई टर्म नहीं है एक्चुअल। और यूटीएस क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो कब मिलता है, वो बाद में मिलता है अपने को। तो और दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A, उसका आंसर मैंने आपको बताया था यील्ड पॉइंट। यील्ड जो है वो शुरू होता है इलास्टिक स्टेज के बाद। यूटीएस फेलियर और नेकिंग मैंने आपको बता दिया क्यों सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, मतलब इन चार ऑप्शंस में से कौन सा अलग है। एक है अंडरबिट क्रैकिंग, बी है कोल्ड क्रैकिंग, सी है HICC और डी है हॉट क्रैकिंग। यहाँ पे सी गलती से लिखा गया है, देखिए ये है HICC, ऑप्शन HICC है, C.HICC ये नहीं है। हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग होता है। तो देखिए इनमें से कौन सा अलग है, सारे क्रैकिंग के ही मैकेनिज्म है, लेकिन कौन सा अगर चार दिया गया कंपेयर करेंगे तो कौन सा अलग है, ये आपको निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, ए है, विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन, what is the common underlying factor present in the formation of all the welding cracks types listed above mechanism। all the welding crack mechanism जो भी है, चारों जो लिस्टिंग किया गया है, चारों ये दिया गया है, चारों में कौन सा कॉमन फैक्टर होता है जिससे कि क्रैकिंग होता है। पहले तो इन चारों में से अलग कौन सा है वो ढूंढना है। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया कि चारों के बीच में कॉमन मैकेनिज्म क्या है, कॉमन फेलियर के लिए मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म नहीं, कॉमन फैक्टर क्या है जिससे कि फेलियर होता है। तो देखिए जो पहला आंसर है उसका ऑप्शन, पहला जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा डी, हॉट क्रैकिंग। हॉट क्रैकिंग इसलिए होगा क्योंकि अंडरबिट क्रैकिंग, कोल्ड क्रैकिंग और HICC, ये मटेरियल जब कूल हो जाता है वेल्डिंग के बाद कई दिनों बाद, जब मटेरियल कूल हो जाता है तब ये क्रैक डेवलप होते हैं। अंडरबिट क्रैकिंग, कोल्ड क्रैकिंग और HICC, ये तीनों जो है मटेरियल वेल्डिंग होने के बाद कई दिनों बाद या सालों बाद या कई सालों बाद ये अकर होता है। मतलब मटेरियल जब सॉलिडिफाई हो जाता है उसके बाद, उसके एक दिन बाद भी या कई सालों बाद भी ये तीनों अकर होंगे। लेकिन जो हॉट क्रैकिंग है, हॉट क्रैकिंग डेवलप होता है मटेरियल में जब हमारा मटेरियल कोल्ड होता रहता है, तब जब वेल्डिंग मोल्टेन वेल्ड पूल जब सॉलिडिफाई होता है उसी के दौरान हॉट क्रैकिंग हो जाता है, मतलब वेल्डिंग के तुरंत बाद या वेल्डिंग के दौरान ही हॉट क्रैकिंग होता है। तो जो ऑड वन आउट होगा हॉट क्रैकिंग होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अंडरबीट क्रैकिंग, कोल्ड क्रैकिंग, HICC और हॉट क्रैकिंग चारों के मैकेनिज्म पढ़ने हैं और समझना है कि ये कैसे होता है, तो ये सारे मैंने सीस्वीप का जो मेरा चैप्टर्स हैं, सीस्वीप के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने ये चारों के मैकेनिज्म बताए हैं। ये सीस्वीप के सिलेबस में है, अंडरबीट क्रैकिंग का मैकेनिज्म, कोल्ड क्रैकिंग, HICC और हॉट क्रैकिंग। तो ये चारों मैकेनिज्म मैंने सीस्वीप के वीडियो लेक्चर में पढ़ाए हैं। चारों आप जानना समझना चाहते हैं तो मेरे सीस्वीप के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ के समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चारों में कॉमन फैक्टर क्या होता है जिससे कि क्रैक डेवलप होता है। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्रैक का मेन कॉमन फैक्टर है। देखिए चारों में कोई भी क्रैक डेवलप होता है तो क्रैक डेवलप तब होता है जब इंटरनल स्ट्रेस जो है मटेरियल के स्ट्रेस से ज्यादा हो जाता है तो क्रैक डेवलप होता है। तो चारों का ही स्ट्रेस आंसर होगा। यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बहुत क्लोजली आप मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए अंडरबीट क्रैकिंग, कोल्ड क्रैकिंग और HICC में हाइड्रोजन मेन कॉज होता है क्रैक का, लेकिन कोल्ड हॉट क्रैकिंग में हाइड्रोजन का कोई रिलेशन नहीं होता है। सल्फर और फास्फोरस ये दोनों जो है हॉट शॉर्टनेस को फॉर्म करते हैं। हॉट शॉर्टनेस एक फेनोमेना है। अगर मटेरियल में सल्फर का कंटेंट ज्यादा या फास्फोरस का कंटेंट ज्यादा रहता है तो मटेरियल जो है अपना जो एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट है उससे पहले ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और फास्फोरस जो है ग्रेन बाउंड्री में जाके जमा हो जाता है, तो उससे मटेरियल में डेवलप क्रैकिंग जल्दी हो जाता है। लेकिन चारों का अगर कॉमन अगर देखना है तो स्ट्रेस ही मेन कॉमन फैक्टर है जिससे कि क्रैक डेवलप होता है। तो इसका आंसर बी होगा। क्या एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, अंडरबिट क्रैकिंग, कोल्ड क्रैकिंग एंड HICC are all related to cracking that occurs at lower temperature after the weld has cooled। weld कूल हो चुका है, नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, उसमें उस समय क्रैकिंग होता है।
एंड दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी इसमें कॉज होता है। लेकिन हॉट क्रैकिंग जो होता है अकर्स एट हाई टेम्परेचर, हॉट क्रैकिंग हाई टेम्परेचर पे ऑकर होता है ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, जो वेल्ड पूल हमारा सॉलिडिफाई हो रहा होता है तब हॉट क्रैकिंग होता है। और क्वेश्चन नंबर 2A का एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। What does the 70 represent on a E7010 AWS 5.1 classified electrode? कोई भी हम इलेक्ट्रोड लेते हैं तो इलेक्ट्रोड के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, जैसे E7010, E6013, E7018। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, जो E7010 लिखा हुआ है उसमें 70 का क्या मीनिंग है। और दूसरा क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग डज दिस इलेक्ट्रोड हैव, कौन सा इलेक्ट्रोड, तो E7010, मतलब E7010 इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा कोटिंग होगा। देखिए इलेक्ट्रोड मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इस तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कुछ रेड कलर में लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड का नंबर लिखा रहता है E7010, E6013, इस तरीके से। तो इसमें जो ई के बाद जो 2 डिजिट होते हैं 70 या 60, इसका मतलब होता है उसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इस इलेक्ट्रोड से जब हम वेल्डिंग करेंगे तो जो वेल्डिंग होगा उसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा 70 इंटू 1000, मतलब 70,000 PSI। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 70,000 PSI मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। किस चीज का ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रोड का टेंसाइल स्ट्रेंथ, नहीं, इलेक्ट्रोड का टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता, उस इलेक्ट्रोड से जब हम वेल्डिंग करेंगे उस वेल्डिंग का मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 70,000 PSI होगा। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि PSI का फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में PSI का फुल फॉर्म आप लिखिए। मैं जो भी कमेंट अपने वीडियो में पूछता हूँ आप उसका, जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आप कमेंट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे एनकरेजमेंट मिलता है और ज्यादा काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि PSI का फुल फॉर्म क्या होता है। PSI का फुल फॉर्म मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताए भी हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग डज द इलेक्ट्रोड है, मतलब E7010 का कौन सा फ्लक्स कोटिंग है। जिन्हें नहीं पता उनको मैं बताता हूँ, ये देखिए इधर जो आप बिल्कुल राइट साइड में देख रहे हैं ब्लैक कलर, ये तो आपका इलेक्ट्रोड का मटेरियल है, और इसके साथ में ये ग्रे या जो ब्राउन कलर या व्हाइट कलर का जो मटेरियल देख रहे हैं ये इसके ऊपर कोटिंग होता है जिसके फ्लक्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड का एक्चुअल मटेरियल है, उसके ऊपर ये व्हाइट कलर का कोटिंग होता है। तो E7010 में कौन सा कोटिंग होता है, तो इसका आंसर है सेलुलोजिक। जो 70 जो लास्ट के 2 डिजिट है कंबाइंडली, लास्ट के 2 डिजिट, कई लोग लास्ट डिजिट बोलते हैं, ऐसा गलत है, लास्ट का 2 डिजिट कंबाइंडली आपको फ्लक्स का कोटिंग बताता है। तो जो 10 है 10 बताता है कि ये सेलुलोजिक कोटिंग है। 10 होता है हाई सेलुलोज सोडियम, और अगर लास्ट में 11 है तो वो होता है हाई सेलुलोज पोटेशियम। तो एक सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इन चारपी इम्पैक्ट टेस्टिंग। जो चारपी इम्पैक्ट टेस्टिंग होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जूल्स। जूल्स जो होता है वो हम चारपी इम्पैक्ट टेस्ट का जो वैल्यू होता है उसका यूनिट होता है जूल। चारपी इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, तो इम्पैक्ट लोड कितना वो मटेरियल ऑब्जॉर्व कर रहा है वो हम चेक करते हैं, उसका यूनिट होता है जूल। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट डज दिस टेस्ट टेल अस, कौन सा टेस्ट, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट। चारपी इम्पैक्ट टेस्ट का जिक्र किया गया है क्वेश्चन में, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये टेस्ट हमें क्या बताता है। ऑप्शन ए है इट्स टफनेस एट लो टेम्परेचर्स, इट्स यील्ड एंड यूटीएस वैल्यूज, इट्स प्रूफ स्ट्रेस वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस टू साइक्लिक लोडिंग। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। जो चारपी इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं उससे मेनली हम टफनेस चेक करते हैं, और ज्यादातर समय जो टफनेस हम चेक करते हैं लो टेम्परेचर पे चेक करते हैं, कई बार रूम टेम्परेचर पे भी होता है। तो अगर टफनेस ऑप्शन हो तो टफनेस ज्यादा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स टफनेस एट लो टेम्परेचर, तो ये भी करेक्ट है। टफनेस से हम चारपी इम्पैक्ट टेस्ट चेक करते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, पढ़ना चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, और ये दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, पढ़ना चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। विच एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन करोजन रेजिस्टेंस। इनमें से चारों में जो मेंशन मटेरियल है इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट करोजन रेजिस्टेंस के लिए कौन सा करता है,
मैग्नीज, क्रोमियम, कार्बन, निकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्रोमियम। देखिए क्रोमियम क्या होता है, मटेरियल के ऊपर एक क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है। जो क्रोमियम ऑक्साइड लेयर आपको उस मटेरियल को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है। और ये जो क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर होता है ये सेल्फ रिपेयरेबल होता है, मतलब अगर वो क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर अगर स्क्रैच करके हट जाता है तो सेल्फ ही वो क्रोमियम मटेरियल फिर से क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर मटेरियल के ऊपर बना देता है, जिससे कि वो मटेरियल जो है आपको करोजन से बचता है। स्टेनलेस स्टील का यही मैकेनिज्म है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है जो कि स्टील के ऊपर आपको क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है, जो कि आपको ऑक्सीजन से बचाता है और ऑक्सीजन मटेरियल के ऊपर नहीं रिएक्ट होता है, इसलिए मटेरियल जो है करोजन से बचता है। तो इसका आंसर क्रोमियम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5A, यहाँ पे ए होगा, ए छूट गया है। विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर क्या है, क्रोमियम करेक्ट आंसर है। व्हाट अदर मटेरियल फ्रॉम दोज लिस्टेड इज यूज्ड टू मेक अ क्रायोजेनिक स्टील। ये चार जो मटेरियल लिखे गए हैं क्रोमियम के अलावा, इन चारों में से कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम क्रायोजेनिक स्टील बनाने के लिए, क्रायोजेनिक वेसल्स बनाने के लिए जो मोस्टली जो यूज करते हैं उसके लिए है। तो देखिए इसमें निकल, कार्बन, क्रोमियम और मैग्नीज चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा करेक्ट है ये हमें चुनना है। कार्बन जो है, देखिए कार्बन क्या है, कार्बन स्ट्रेंथ तो और हार्डनेस तो बढ़ाता है, लेकिन ये स्ट्रेस करोजन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपका जो मैग्नीज है ये भी नहीं है। जो निकल है, इसमें निकल आपका करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे, निकल इज करेक्ट। निकल इज यूज्ड इन क्रायोजेनिक स्टील्स टू improve toughness and maintain as क्वेश्चन 5 है। मैग्नीज इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर क्रायोजेनिक एप्लीकेशन। कार्बन हाई कार्बन कंटेंट स्टील को ब्रिटल कर देता है। क्रोमियम जो है वो करोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, लेकिन वो प्राइमरी एलिमेंट नहीं है। प्राइमरी एलिमेंट निकल है। निकल जो है वो स्टील का जो आपको क्रायोजेनिक स्टील्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे मुझे और ज़्यादा काम करने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू वेरी मच।